ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सभी विद्यार्थियों का इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। जो इंडियन एकेडमी ने आपसे एक वादा किया था कि आपको हर संडे किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बताए जाएंगे। अपने उसी वादे पे खरे उतरते हुए इंडियन एकेडमी के जो भी लेक्चरर्स हैं वो आपको जो है समय समय पे कोई न कोई प्रश्नोत्तरी जो है वो हल करवा रहे हैं। जो पीछे संडे बीता है वहाँ भी हमने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो देखे थे और आज भी हम जो है वो हिस्ट्री से संबंधित जो है वो कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और हमारे दो टॉपिक हैं। हमारे जो है वो दो टॉपिक हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, एक हर्षवर्धन और एक हर्षवर्धन के तुरंत बाद में जो राजपूत युग रहा था। हम कहीं जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो टाइम हमें मिलता है उससे संबंधी जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रश्न आपके सामने जो है वो लाए गए हैं जिनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट के जरिए जो है वो अपना उत्तर देते रहिए और हमें भी आपके मूल्यांकन की जानकारी रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और जो है वीडियो के अंत में अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से जो है समझ में आते हैं तो यस या थंब का निशान देकर के जो है वो मोटिवेशन देने का जो है वो प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये प्रश्नोत्तरी पहुंचाइए ताकि सभी को जो है वो लाभ प्राप्त हो सके। तो हम शुरू करते हैं आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है और हम जो है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे डाल रहे हैं। 30 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास और पहला क्वेश्चन या पहला प्रश्न जो है वो आप तक जो है वो पहुंच गया है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न की तरफ ध्यान रखिएगा। हर्ष चरित्र के विषय में जो कथन सही नहीं है वह है। प्रश्न फिर ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। हर्ष चरित्र के विषय में जो कथन सही नहीं है वह है। ऑप्शन दिया गया है आपको। हर्ष चरित्र की रचना, हर्ष चरित्र हर्ष की रचना है। हर्ष चरित्र में कुल 8 अध्याय हैं। हर्ष चरित्र के प्रथम 3 अध्यायों में बाण की आत्मकथा मिलती है और हर्ष चरित्र के 5 अध्यायों में सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र जो है वो लिखा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम कहें कि आपको जो है वो प्रश्न दिए गए हैं तो बताने का प्रयास कीजिए कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। जी, इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, हम अगर सही आंसर की तरफ जाते हैं तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। हर्ष चरित्र हर्ष की रचना है। जबकि हम जानते हैं कि हर्ष के दरबार में उन्हीं के दरबारी रहते थे जिनका नाम हमें जो है वो बाण भट्ट मिलता है और बाण भट्ट के द्वारा ही जो है यहाँ पे हर्ष चरित्र की जो है वो रचना की गई थी जिसमें हर्ष के जीवन से संबंधित जो है वो जानकारियां हमें जो है वो उपलब्ध होती हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से जो पहले प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हर्ष चरित्र हर्ष की रचना है। ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हर्ष ने 3 नाटक की रचना की थी, लेकिन ये उपन्यास या हम कहें कि ये जो हर्ष चरित्र लिखा गया है ये हर्ष ने नहीं बल्कि ये बाण भट्ट के द्वारा जो है ये लिखा गया है। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आपके सामने। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बाण भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अगर आपने पहला क्वेश्चन ढंग से देखा है, ध्यान से देखा है तो जो है समझने में जो है वो दिक्कत नहीं रहेगी। बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है हर्ष चरित्र, नंबर 2 कादंबरी, नंबर 3 रत्नावली और नंबर 4 मतलब डी ऑप्शन में जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। तो विचार कीजिए और सोच के जो है आंसर दीजिए। जी, ऑप्शन जो है वो आपके आ रहे हैं।
अगर हम देखें सेकंड पर्सन को, तो इसका जो सही आंसर हमारे सामने निकल के आएगा, वो जो हमें यहां पे प्राप्त मिलता है वो हमें मिलता है रत्नावली। रत्नावली ज्यादातर जो है वो रत्नावली के लिए ही जो है वो लिखा है बच्चों ने। तो हम यहां जो है वो देख रहे हैं कि रत्नावली जो सी ऑप्शन रहेगा वही जो है वो इसका सही जो है वो उत्तर रहेगा कि बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है रत्नावली। क्योंकि जब हम देखते हैं हर्ष को, तो हर्ष के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। उन्होंने जो है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, 3 जो है हम कहें कि नाटकों की रचना की थी। तीनों के तीनों जो है वो नाटक हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। हम कहें कि एक नाम हमें उनमें से जो है वो रत्नावली जो है वो प्राप्त होता है। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये दोनों प्रेम से संबंधित जो है वो नाटक हैं कि किस प्रकार जो है वो प्रेम संबंध होते थे और कैसे दरबार में षड्यंत्र रचे जाते थे, इसी से संबंधित ये नाटक जो है वो हमें मिलते हैं। जबकि अगर हम कभी नागानंद की बात करते हैं तो नागानंद में जो है हम कहें कि हर्ष की दान वीरता की जो है वो जानकारी हमें जो है वो उपलब्ध होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर हमारे सामने आएगा और वो आएगा रत्नावली। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर जो है वो दिया है, जबकि हर्ष चरित्र और कादंबरी दोनों ही बाण भट्ट की जो है वो रचनाएं हमें मिलती हैं, लेकिन रत्नावली नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो आपको यहां पे जो है वो दिखाई दे रहा है। वह हूण रूपी हिरण के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, गुजरों को चैन से न सोने देने वाला, गंधार राजरूपी मस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला और मालव देश की लक्ष्मी रूपी लता को काट देने वाला कुठार के समान था। हर्ष चरित्र का यह वृत्तांत किस शासक के बारे में जो है वो हमें प्राप्त होता है। यानी कि ये जो इतनी बड़ी बात कही गई है कि उन्होंने हूणों का जो है वो विनाश किया था, उन्होंने गुजरों का जो है वो दमन कर दिया था, वो कभी जो है हम कहें कि मालव देश की लक्ष्मी की लताओं को काटने वाले थे, ये शब्द किसके लिए जो है वो प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिलता है नंबर ए में राज्यवर्धन, नंबर बी में हमें मिलता है प्रभाकर वर्धन, और नंबर सी में हमें मिलता है हर्षवर्धन, और नंबर डी में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है नरवर्धन। यानी कि चारों ही शासक जो है वो वर्धन राजवंश से जो है वो संबंधित हैं। लेकिन ये जो उक्तियां लिखी गई हैं, ये जो बातें लिखी गई हैं, वो किसके लिए लिखी गई हैं, तो बताने का प्रयास कीजिए कि वो कौन सा शासक हो सकता है। 30 सेकंड जो है वो आपके जो है वो सामने यहाँ पे जो है वो आपको मिलते हुए वापिस, और बताइए कि इसका जो है वो ऑप्शन हमें जो है वो क्या सही रहेगा अगर हम देखें तो। जी वेरी गुड, इसका सही जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वो है बी ऑप्शन प्रभाकर वर्धन। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो प्रभाकर वर्धन के लिए ही ये शब्द जो है वो प्रयोग जो है वो किए गए थे, और ये चीजें जो है वो हमें यहाँ जो है हर्ष चरित्र में जो है वृत्तांत में जो है वो लिखी हुई मिलती है। हूण, हरिण, केसरी जैसी उपाधियां जो है वो प्रभाकर वर्धन को जो है वो यहाँ पे प्रदान की गई थी। प्रभाकर वर्धन के ही 2 पुत्र हुए थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हम देखते हैं कि राज्यवर्धन की जो है वो हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद जो शासक बने थे वो हर्षवर्धन थे। वर्धन राजवंश के सबसे अच्छे, सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे। लेकिन जो हमने प्रश्न में देखा है, ये पंक्तियां किसके लिए थी, तो ये प्रभाकर वर्धन के लिए हमें जो है वो प्राप्त होती हैं, क्योंकि वर्धन राजवंश के पहले शक्तिशाली प्रतापी राजा जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, वो हमें यहाँ पे जो है वो प्रभाकर वर्धन ही जो है वो दिखाई देते हैं, और ऑप्शन बी ही जो है वो हमें यहाँ पे सही दिखाई देता है। फिर बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर आगे नेक्स्ट 4 नंबर के लिए।
4 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए इसको। कायरोचित शोक का परित्याग कर राजकीय गौरव को उसी प्रकार ग्रहण करो जिस प्रकार मृग शावक को ग्रहण करता है, जिस प्रकार सिंह मृग शावक को ग्रहण करता है। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष को सिंहासन पर बिठाने के लिए इन शब्दों को किसने प्रेरित किया था, या ये शब्द किसके द्वारा जो है वो कहे गए थे? तो हमें जो है वो 4 ऑप्शन फिर मिलेगा भंडी, ए ऑप्शन में लिखा गया है भंडी, बी ऑप्शन में लिखा गया है काम रूप असम के, काम रूप असम को ही कहा जाता है, असम का शासक भास्कर वर्मा, सेनापति सिंहनाद, और 4 नंबर पे जो है ऑप्शन में हमें दिखाई देता है राज्यश्री। थोड़ा सा वक्त आपके सामने, और उसी वक्त का जो है सदुपयोग करते हुए क्लिक कीजिए सही आंसर के ऊपर कि क्या हो सकता है सही प्रश्न का उत्तर। जी, देखते हैं हम इस प्रश्न के उत्तर के बारे में, और इसका जो सही उत्तर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो सेनापति सिंहनाद जो है वो प्राप्त होता है। कुछ लोगों ने जो है वो राज्यश्री के बारे में लिखा है, ये जो है वो गलत है, राज्यश्री नहीं हो सकता। हमें जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब राज्यश्री को कन्नौज में कैद कर लिया गया था तो उनको छुड़ाने के लिए जो है हम कहें कि उनके बड़े भाई राज्यवर्धन जो है वो गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। हर्ष की आयु बहुत कम थी, वो शासक नहीं बनना चाहते थे, वैराग्य धारण करना चाहते थे, तो इसी वक्त उनको जो समझा रहे थे वो सी ऑप्शन में हमें उत्तर था सेनापति सिंहनाद, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो है वैराग्य धारण करने का जो है वो समय नहीं है, सन्यासी बनने का जो है वो उचित समय नहीं है। आप जो है सिंह की तरह जो है सिंहासन के ऊपर विराजित हुइए, जैसे सिंह जो है वो हिरण के बच्चे का भी जो है वो सेवन करता है, उसी प्रकार आपको भी जो है सिंहासन ग्रहण करके अपने भाई की मौत का जो है वो बदला लेना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। भंडी जो है वो उनके ममेरे भाई थे, कामरूप के शासक भास्कर वर्मा जो है वो उनके मित्र थे, और राज्यश्री जो है वो उनकी बहन थी जिनकी शादी कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ में जो है वो हुई थी। चारों ही ऑप्शन जो है वो हम थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं आपके सामने, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है 5 नंबर, और 5 नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा गया है राज्यवर्धन जब हूणों के साथ युद्धरत था, हर्ष हिमालय के जंगलों में अखेट में व्यस्त था, तो किस दूत ने हर्ष को उसके पिता के बीमार होने की जो है वो हम कहें कि जानकारी दी थी, संज्ञा नहीं हम कह सकते हैं कि जानकारी दी थी। ये बात जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखनी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, वो हमें यहाँ पे जो है मिल रहा है कुरगंक, बी में लिखा गया है भंडी, सी में लिखा गया है कुंतल, और डी में लिखा गया है संवादक। कभी बड़ी परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए जो है ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, तो अगर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ होता है तभी हम सही उत्तर का जो है वो चयन कर पाएंगे। तो वही 30 सेकंड का समय का सदुपयोग कीजिए और बताइए कि इसका क्या हो सकता है सही आंसर। प्रश्न 5 आपके सामने कि राज्यवर्धन जब हूणों के साथ लड़ रहे थे और हर्ष जब अखेट खेल रहे थे, मतलब शिकार में व्यस्त थे, तो किस दूत ने उनको उनके पिता के बीमार होने की सूचना जो है वो दी थी? तो हम कहें कि यहां गलती से संज्ञा लिखा गया है लेकिन सूचना दी गई थी, तो हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है कि यह सूचना किसके द्वारा जो है वो प्रदान की गई थी। तो अब अगर हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए, 1 नंबर पे कुरगक, 2 पे भंडी, 3 पे हमें मिलता है कुंतल, और 4 पे हमें मिलता है संवादक। सही इसका जो उत्तर हमें प्राप्त होता है
वो ए ऑप्शन है और उसी का नाम हमें मिलता है कुरगंक, जो यहां पे सही उत्तर रहेगा। कुछ लोगों ने कुंतल लिखा है। यही होता है जब हम जो है जल्दबाजी में पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से निकलती हैं। ऐसी चीजों को जो है दिमाग में रखने के लिए, जो है माइंड में रखने के लिए थोड़ा जो है अच्छे शांत मन से जो है वो हमें पढ़ना चाहिए। चारों ही व्यक्तियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। जब प्रभाकर वर्धन बीमार थे तब जो सूचना दी गई थी वो कुरगक के द्वारा जो है वो सूचना प्रदान की गई थी। ये इसका ऑप्शन है। भंडी बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, जब राज्यश्री कन्नौज छोड़ करके विंध्याचल की पहाड़ियों में चली गई थी तब राज्यश्री के विंध्याचल की पहाड़ियों में जाने की सूचना जो हर्ष को प्रदान की गई थी वो हर्ष के ममेरे भाई भंडी के द्वारा जो है वो प्रदान जो है वो की गई थी। 3 नंबर पे कुंतल, जो कि एक अश्वारोही थे। जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी शशांक के द्वारा, तब कुंतल के द्वारा ये सूचना जो है वो हर्ष को हम कहें कि प्रदान की गई थी। और जब डी ऑप्शन की बात करते हैं, जब ग्रहवर्मा की हत्या की गई थी तब राज्यवर्धन को जो सूचना दी गई थी वो संवादक के द्वारा जो है वो हम कहें कि प्रदान की गई थी। चारों व्यक्तियों को जब भी आप पढ़ो तो बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब आता है तो वो फिर हमें जो है वो परीक्षा में परेशान करता है। आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पे और देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, हर्षकालीन प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? यानी कि हर्ष के प्रशासन से उठाया गया प्रश्न है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती थी। तो इसमें हमें दिया गया है राजस्थानीय, उपरिक, राष्ट्रीय, उपयुक्त, सभी। बताइए क्या कहते थे, क्या उत्तर हो सकता है इसका प्रश्न नंबर 6 में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो दिखाई दे रहा है सभी लोग जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं उपयुक्त, सभी। यही इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हमें यहां पे मिलता है। वैसे हर्ष चरित्र और वंशखेड़ा के अभिलेख में हमें जो है हर्ष के प्रशासनिक जानकारियां जो हैं वो उपलब्ध होती हैं, लेकिन जब हम हर्ष चरित्र पढ़ते हैं तो वहां प्रांतीय, जो प्रांत का गवर्नर होता था या हम कहें कि जो भुक्ति का प्रधान होता था, उसके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये तीनों ही शब्द जो है वो प्रयोग किए जाते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थानीय, उपरिक और जो है राष्ट्रीय, इन 3 शब्दों का जो है वो प्रयोग हर्ष के काल में जो है वो होता था। ये भुक्ति शब्द हम गुप्त काल में भी पढ़ के आते हैं, क्योंकि वहां भी जो है हमें जो है भुक्ति जो है वो मिलता है, उपरिक शब्द मिलता है, गोप्ता शब्द जो है वो हमें गुप्त काल के ऐसे शब्दावली हैं जो हमें वहां पे जो है वो प्राप्त होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। हर्ष ने कन्नौज सभा 643 ईस्वी का आयोजन किया था। यानी कि हर्ष ने जो कन्नौज में सभा की थी 643 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको करने का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन हमें मिलता है ए, महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए, अपना वैभव प्रदर्शित करने के लिए। सी ऑप्शन में दिया गया है हवेन सांग के सम्मान के लिए, और उपयुक्त सभी के लिए। अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या हो सकता है इसमें? प्रश्न नंबर 7, कन्नौज की सभा का उद्देश्य हमें बताना है कि कन्नौज की जो 643 में सभा हो रही थी वो क्यों हो रही थी। सही उत्तर को जानने का प्रयास कीजिए, और हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। महायान बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए ही जो है
हम कहें कि इस सभा का आयोजन जो है वो किया गया था। क्योंकि कभी हम जानते हैं कि जो हर्षवर्धन था या जो उनके पहले के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो है बौद्ध धर्म की तरफ जो है वो चले गए थे और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है हम कहीं संरक्षण कर रहे थे हर्षवर्धन, और उनके द्वारा जो है महायान शाखा को ही उत्कृष्ट साबित किया था और इसीलिए इस सभा का जो है वो यहाँ पे आयोजन जो है वो किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो सही प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। स्क्रीन पे ध्यान रखिए, सभी के सभी ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जुड़िए ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नोत्तरी के साथ में। निम्न में से सही कथन नहीं है, हमें वो कथन का चयन करना है जो सही नहीं है। हर्ष काल में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, एक ऑप्शन में दिया गया है। 2 में दिया गया है पूर्वी भारत में तांबर लिपि तथा पश्चिम भारत में भड़ोच सुप्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह होते थे। चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। और डी ऑप्शन में दिया गया है थानेश्वर के निवासियों को बाण करोड़पति बताता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छी परीक्षा की दृष्टि से जी। इसका जो हमें गलत आंसर जो प्राप्त होगा, यहाँ पे जो गलत तथ्य हमें दिया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पे जो है वो मिलता है थानेश्वर के निवासियों को बाण करोड़पति बताता है। ये ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो गलत जो है वो दिखाई देता है। बाण भट्ट ने ये नहीं लिखा था कि वे करोड़पति थे। बाण भट्ट ये लिखते हैं कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिवलिंग होता था, यानी कि जो थानेश्वर के निवासी थे उनकी आस्था जो है वो भगवान शिव के अंदर जो है वो बहुत थी। प्रत्येक घर में जो है शिवलिंग की जो है वो पूजा की जाती थी। भगवान शिव को आराध्य मान करके जो है वो लोग जो है वो पूजा करते थे। वैसे भी हम करें बात तो सावन का महीना चल रहा है, महादेव महाशिव का महीना है, और इन्हीं की जो है वो बात यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ प्राप्त होती है। पहले वाले जो 3 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं वो तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, वो दिखते हैं, क्योंकि मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र जो है वो यहाँ पे जो है वो बनते थे। भारत के जो पूर्वी प्रांत जो होते थे, इधर हम बंगाल की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, इधर जो हम कहें श्रीलंका तक नीचे जो व्यापार होता था वो जिस बंदरगाह से होता था वो जो है वो तांबरलिपि बंदरगाह मिलता है। पश्चिम जो अरब के देश होते थे, इधर खाड़ी के जो देश होते थे, इधर जो हम कहें कि जो व्यापार होता था वो भड़ोच बंदरगाह से होता था। तो ऑप्शन बी भी जो है वो ठीक है। और इस टाइम में चीन से बहुत सारे हम जानते हैं कि व्यापारी भारत में आए थे, और फायान इति संग हवेन सांग, और हम कहें कि इधर पूर्वी जो हमारे द्वीप मिलते हैं यहाँ पे जो है व्यापार भी जो है वो होता था। तो 3 ऑप्शन ठीक हैं, और इसके लिए जो गलत उत्तर दिया गया है वो डी ऑप्शन था, जिसके बारे में हम जो है वो पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। यानी कि अब यहाँ से हमें जो है वो प्रश्न मिलने शुरू होंगे। राजपूत युग से संबंधित प्रश्न जो है वो यहाँ से जो है वो दिखाई देते हैं। पहला ही प्रश्न, यानी कि हम कहें राजपूत युग का पहला प्रश्न, लेकिन श्रृंखला में हमें जो है वो 9वां प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। अग्नि कुंड से कौन सा वंश नहीं निकला था? बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे तो गलत होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ के प्रश्न का जो है वो उत्तर निकालिए। 30 सेकंड आपको मिलते हैं, जो समय निर्धारित है प्रश्नोत्तरी के लिए, वो आपको जो है वो यहां पे जो है वो दिया जा रहा है। हां जी, लाइव में ज्यादा बच्चे जुड़ते हुए सही जो उत्तर हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हमें मिलता है चंदेल, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कहीं से भी आपने अध्ययन किया है? अगर अच्छे से अध्ययन किया है तो बताइए। वेरी गुड।
चंदेल इसका जो है वो उत्तर हमें यहां पे जो है वो प्राप्त होता है। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्र बरदाई के द्वारा जो है वो दिया गया था अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में, और उन्होंने अपनी पूरी कहानी का बखान किया था कि आबू पर्वत सिरोही पे जब गुरु वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ किया गया था तो उसी अग्निकुंड से, उसी यज्ञ कुंड से जो है वो 4 वंशों की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि 4 महान योद्धा जो है वो पैदा हो रहे थे। तो अगर हम देखते हैं कि सबसे जो है पहले अगर हम बात करें तो प्रतिहारों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध वंश अगर कोई हुआ था तो वो कौन सा वंश था, तो प्रतिहार वंश, जो हमें डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर हम कहें परमार, फिर जो है वो परमार यहां पे हमें जो है वो दिखाई देते हैं। परमारों का अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। और बी ऑप्शन में हमें दिखता है चालुक्य, और चालुक्यों को आज हम जो है वो सोलंकी भी जो है वो यहां पे कहते हैं, लेकिन यहां चंदेल नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में अगर चौथा वंश हमसे पूछा जाए तो वो हमें जो है वो चौहान मिलता है, चंदेल जो है वो नहीं थे। तो ये ऑप्शन जो है वो हमें सही मिलता है कि चंदेल अग्निकुंड से पैदा नहीं हुए थे, यानी कि 4 वंश निकले थे। जब गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे तो राक्षसों का वध करने के लिए उन्होंने 4 वंशों की उत्पत्ति की थी, जिसमें पैदा हो रहे थे प्रतिहार, जिसमें पैदा हो रहे थे परमार, जिसमें पैदा हो रहे थे चालुक्य, और सबसे अंत में निकाले गए थे चौहान। पूछा गया प्रश्न है आरएस में कि सबसे अंत में कौन सा वंश पैदा हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए कि अग्निकुंड से सबसे अंत में जो निकाले गए थे वो जो है वो हमें मिलते हैं चौहान, यानी कि 2 पै वाले हैं तो 2 चै वाले हैं, 2 पै वाले हैं। पै वालों में प्रतिहार और परमार पैदा होते हैं, तो चै वालों में चालुक्य और जो है हम कहें कि चौहान पैदा होते हैं। ये तथ्य हमें जो है वो पृथ्वीराज रासों से जो है वो प्राप्त होते हैं। जब भी पढ़ने का मौका मिलेगा हमें आपके साथ में, तो आपको जो है बहुत अच्छे से इन बातों की जो है वो जानकारी दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जानकारी किससे प्राप्त होती है, यानी कि आपके सामने जो है अभिलेख और परिस्थितियों के नाम लिखे गए हैं। जो प्रशस्ति लिखी गई है, जो अभिलेख लिखे गए हैं, इन्हीं में हमें जो है एक का जो है सही चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति, बी ऑप्शन में मिलता है एहोल का अभिलेख, सी ऑप्शन में हमें जो है वो प्राप्त होता है एरन का अभिलेख, और डी ऑप्शन में हमें मिलता है बकुला का अभिलेख। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा जो है वो सही हो सकता है इन चारों में। चलिए देखिए, प्रयाग प्रशस्ति नहीं हो सकती क्योंकि ये गुप्त काल की रचना थी, वहां हमें समुद्रगुप्त की जो है वो जानकारियां प्राप्त होती हैं। एरन का अभिलेख भी गुप्त काल की जो है वो हम कहें कि कृति थी, वहां उसको लिखा गया था, तो इसके बारे में भी ज्यादा जो है वो जानकारी हम कहें कि इसमें जो है हमें प्रतिहारों की प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें सती प्रथा का उल्लेख था और पिछली प्रश्नोत्तरी में यह प्रश्न रहा था। बकुला के अभिलेख में भी हमें जो है वो जानकारियां जो है वो प्राप्त नहीं होती, तो ऑप्शन बच जाता है बी। तो हमारे पास जो है हम कहें कि इसका सही जो उत्तर रहेगा वो हमें यहां पे प्राप्त होता है बी ऑप्शन, जिसका नाम हमें मिलता है एहोल का अभिलेख। एहोल का अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हम कहें रचना थी, जिसकी रचना जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के शासक हुए थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्हीं के दरबारी रवि कीर्ति के द्वारा जो है एहोल का अभिलेख जो है वो लिखा गया था, जिसमें हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का जो है वो वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भारत में जो है वो पराजित कर दिया था जब वो दक्षिण अभियान की तरफ निकले थे। और इसी में हमें जो है पहली बार जो है वो प्रतिहार वंश की जो है वो जानकारी यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। तो 10 नंबर का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। ध्यान से रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ेंगे स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमें जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
अगर हम बात कर रहे हैं 11 नंबर प्रश्न की, किस शासक को ग्वालियर प्रशस्ति में मलिच्छ नाशक लिखा गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार जो है वो परीक्षाओं में हमें जो है वो दिखाई देता है। यानी कि हम कहें कि 4 ऑप्शन जो है वो आपके सामने रखे जा रहे हैं प्रश्न नंबर 11 के। हम जो है वो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट द्वितीय, बी ऑप्शन में हमें जो है वो दिखाई दे रहा है वत्सराज, बी ऑप्शन में जो है वो हमें वत्सराज जो है वो दिख रहा है, और सी ऑप्शन में जो नाम आ रहा है वो जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहा है नागभट्ट प्रथम, और डी ऑप्शन में जो है वो हमें जो है यहाँ पे दिख रहा है राज्यपाल। 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो रख दिए गए हैं, और सही ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कीजिए कि क्या जो है वो सही उत्तर निकल सकता है 11 नंबर प्रश्न की तरफ। जी मुकेश जी सहारन, गलत लिख रहे हैं आप, इसके बारे में आपका दिया गया उत्तर जो है वो गलत है। जी सही उत्तर की तरफ बढ़ते हुए हम 30 सेकंड का टाइम आपका जो है वो पूरा हो रहा है, और जब हम बात करते हैं कि इसका सही उत्तर जो रहेगा वो नागभट्ट द्वितीय नहीं, नागभट्ट प्रथम रहेगा। नागभट्ट प्रथम के बारे में अगर हम देखें कि बहुत शक्तिशाली राजा थे गुज्जर प्रतिहार वंश के, जिन्होंने उज्जैन शाखा को जो है स्थापित किया था, भीनमाल को जो है अपनी हम कहें कि जो है वो राजधानी जो है वो बना लिया था, अरब आक्रमणकारियों को भारत में नहीं आने दिया था, अरब आक्रमणकारियों को भारत में जो है हम कहें कि रोके रखा था, इसीलिए एक शक्तिशाली शासक थे। और इन्हीं के लिए कभी ग्वालियर प्रशस्ति में महिर भोज के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो हमें दिखाई देता है मलिच्छ नाशक, यानी कि हम कहें कि मलिच्छों का नाश करने वाला नागभट्ट प्रथम। तो सही उत्तर जो है वो सी ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे 12 नंबर प्रश्न आ चुका है। इत्मीनान से और ध्यान से पढ़ने का जो है वो प्रयास कीजिए प्रश्न को। वत्सराज के शासन काल में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? बहुत अच्छे शासक हैं वत्सराज। 2013 के कॉलेज लेक्चरर से जो है वो प्रश्न उठा था वत्सराज से संबंधित, लेकिन यहां जो है वो हमें पता होना चाहिए कि वत्सराज के शासनकाल में किस ग्रंथ को जो है वो लिखा गया था। तो यहां पे ए ऑप्शन में हमें जो है वो मिलता है कुवल्यमाला, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है प्रबंध चिंतामणि, सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है प्रबंध कोश, और जो है हम कहें कि 4 नंबर जो ऑप्शन है रामचरित्र जो है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही उत्तर का जो है वो चयन करके बताइए कि क्या उत्तर हो सकता है। प्रश्न फिर आपके सामने हम पढ़ रहे हैं। वत्सराज के शासनकाल में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे वत्सराज, जिनके बारे में हमें जो है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, ध्यान से जो है सुनने का प्रयास कीजिए, और इसका उत्तर रहेगा कुवल्यमाला। वत्सराज के शासनकाल में जो है हमें उद्योतन सूरी नामक एक कवि जो है वो प्राप्त होते हैं, उद्योतन सूरी, जिन्होंने कुवल्यमाला ग्रंथ की जो है वो रचना की थी। और पहली बार राजस्थानी मरुभाषा का वर्णन जो है वो हमें कुवल्यमाला जो है वो ग्रंथ के अंदर जो है वो प्राप्त होता है। ये वही वत्सराज थे जिन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध शुरू कर दिया था। एक तरफ जो है हम कहें कि प्रतिहार थे, एक तरफ जो है वो पाल थे, तो एक तरफ जो है वो जो है नीचे दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है वो हमें राष्ट्रकूट जो है वो दिखाई देते हैं। और अगर यहाँ हम बात करें तो त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत कर रहे थे वो यहाँ जो है वो वत्सराज हमें दिखते हैं। लेकिन कुवल्यमाला ग्रंथ जो है वो लिखा गया था वत्सराज के काल में, और लिख रहे थे जो वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं, उन्हीं का नाम हमें जो है वो उद्योतन सूरी जो है वो यहाँ मिलता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। साहित्य से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 जो आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो हमें यहां पे मिलते हुआ। प्रबंध चिंतामणि में किस शासक की आत्मकथा जन्म कथा प्राप्त होती है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था ये
कि प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, वहां प्रश्न था प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, लेकिन यहां अगर हम बात करते हैं तो प्रबंध चिंतामणि में किस शासक की आत्मकथा हमें जो है वो प्राप्त होती है, तो ऑप्शन हमें मिलता है मुंज। मुंज के बाद में बी ऑप्शन में मिलते हैं सीयक, सीयक, और सी ऑप्शन में मिलता है सिंधुराज, जबकि डी ऑप्शन में जो है वो हमें यहां पे जो है वो दिखाई देता है और वो उनका नाम हमें मिलता है भोज परमार। भोज परमार, 4 ऑप्शन जो है वो दिख रहे हैं, तो हम सही उत्तर की तरफ जाते हुए, और सही उत्तर हमें प्राप्त होता है ए ऑप्शन, यानी कि जिसका नाम हमें प्राप्त होता है मुंज। सही उत्तर रहेगा मुंज। अगर हम बात करते हैं मुंज के बारे में, मेरू तुंग नामक एक कवि हुए थे, और मेरू तुंग ने ही जो है वो प्रबंध चिंतामणि की जो है वो रचना की थी। कभी ये पूछा जाए कि जो है प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी थी, किसकी रचना है, तो मेरू तुंग की रचना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेरू तुंग ने तंग होकर के प्रबंध चिंतामणि जो है वो लिख दी थी। और इसी के अंदर हमें जो जानकारी प्राप्त होती है परमार वंश के जिस राजा की, उसी का नाम हमें यहाँ पे जो है वो मुंज मिलता है, जिसके काल में परमारों की शक्ति जो है वो शिखर तक जो है वो पहुंच रही थी। प्रश्न नंबर 14 की तरफ ध्यान देते हैं और स्क्रीन पे ध्यान रखिए, आपके सामने जो है वो आपको प्राप्त होगा प्रश्न नंबर 14। 9वीं शताब्दी का अरब व्यापारी यात्री सुलेमान, 9वीं शताब्दी का अरब व्यापारी यात्री सुलेमान किसके शासन काल में भारत आया था? सेकंड ग्रेड से संबंधित प्रश्न था ये। ऑप्शन ए गोपाल राज के शासन काल में। गोपाल राज की बात करते हैं तो पाल वंश के राजा थे। विजय सेन के शासन काल में, ये सेन वंश के शासक माने जाते हैं। मिहिर भोज के शासन काल में, यानी कि प्रतिहारों के राजा थे। और दंती दुर्ग के शासन काल में, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। तो इन चारों में हमें पता होना चाहिए कि जब सुलेमान 851 में भारत पहुंचे थे, तब किस राजा का शासन चल रहा था। ध्यान से पढ़ा है जिन बच्चों ने, वही इसका जो है वो सही उत्तर जो है वो यहां पे जो है वो दे पाएंगे। ऑप्शन हमें जो ज्यादा लिखा जा रहा है, जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, नरेश जी, बसंत जी, जो लोग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, ये जो बच्चे कांस्टेबल, नरेश जी लिख रहे हैं कि मैं कांस्टेबल या मैं जो है सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, उसमें भी जो है ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। कांस्टेबल में भी जो है हमें ये प्रश्न जो है वो दिखाई देंगे, और भी अन्य परीक्षाओं में दिखाई देते हैं। तो वहां हम कहें कि 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा वो हमें मिलता है मिहिर भोज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। मिहिर भोज के बारे में सुलेमान ने लिखा था कि मिहिर भोज का शासन बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो है हिंदू धर्म को मानने वाले थे और इस्लाम को भारत में नहीं आना दिया था, इसीलिए इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार कहा जाता है। और ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए थे? तो सुलेमान ने जो है ये शब्द प्रयोग किए थे मिहिर भोज के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि मिहिर भोज या प्रतिहारों की अश्व सेना जो है वो बहुत शक्तिशाली सेना थी। ये जो है हमें थोड़ी सी बातें याद होनी चाहिए। जब हम मिहिर भोज को पढ़ें तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आदि वराह जैसी उपाधियां उन्होंने धारण की थी। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 15, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य ट्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ज्ञातव्य है कि इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो परास्त हुआ था। प्रश्न अगर 2018 की रीट आपने दी है, हाँ जी, 2018 की अगर आपने रीट के पेपर में आप सम्मिलित हुए हैं तो आपको वहां पे मिला था कि ट्राइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था, और वहां आंसर हमें मिला था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। लेकिन अब यहां पे समय पूछा गया है आपसे कि ट्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बताने का प्रयास कीजिए।
जी, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। लगभग सभी बच्चों ने जो है वो सही लिखा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत आंसर दिया हो। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। त्राइन में 3 युद्ध हुए हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध और त्राइन का तृतीय युद्ध। ये 3 युद्ध हमें जो है वो यहां पे दिखाई देते हैं। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1191 में लड़ा गया। दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया। पहले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजयी हुए। दूसरे में जो है हम कहें शमशुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो हम कहें कि यहाँ पे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो विजयी हो रहे थे। भारत में राजपूत सत्ता समाप्त हो रही थी और मुस्लिम सत्ता भारत में जो है वो पनप रही थी। तो वो जो है त्राइन का द्वितीय युद्ध था। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो हम जानते हैं कि 1215 में इल्तुतमिश ने त्राइन के युद्ध में जो है यल्दोज को जो है वो पराजित कर दिया था। कभी इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहां सल्तनत काल में जो है ये बातें हमें जो है वो प्राप्त होंगी। ये जो हम कहें कि उत्तर रहेगा इसका वो 1191 में जो है वो त्राइन के प्रथम युद्ध का जो है वो उत्तर रहेगा। 15 प्रश्न की सीरीज आपके सामने जो है वो रखी गई है। अगर आपको इससे लाभ हुआ है, अगर आपको मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त हुई है और आपको लग रहा है कि इंडियन एकेडमी जो है वो आपके साथ आपको आगे बढ़ाने में, मंजिल की तरफ ले जाने में सहयोग कर रही है, तो एक बार जो है यस कहते हुए या थंब का जो है वो इंप्रेशन देते हुए जो है मनोबल बढ़ाइए पूरी इंडियन एकेडमी का। मैं निर्मल सिंह आज के लिए आपको जो है इतने ही प्रश्न करवा पाऊंगा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।